नमस्कार दोस्तों, ये है अब तक की ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक चीज। Nuclear power to destroy the human race several times over. पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में 5 मेगाटन एक्सप्लोजिव यूज किया गया था और ये ट्राइडेंट 2 मिसाइल है जो कि 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी कर सकता है और इस एक मिसाइल में भी 5 मेगाटन एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है और एक सबमरीन ऐसे 24 ट्राइडेंट मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। हमारे पूरे हिस्ट्री में ऐसा कोई भी वेपन इतना डेडली नहीं था जितनी की ये सबमरीन्स हैं। हम लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है कि हम ह्यूमंस ने कितना डेडली चीज बना दिया है। सबमरीन्स आर मेंट टू बी अनसीन, मतलब इसका पर्पस ही यही है कि कोई इन्हें देख ना सके। सबमरीन्स के थ्रू आप अपने एनिमी पर एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर रखते हैं क्योंकि ये किसी भी वक्त कहीं पे भी हो सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लाइक आप इमेजिन करिए कि आप समुद्र में स्विमिंग कर रहे हैं और आपके नीचे 48,000 टन वजनी न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि सिर्फ एक बटन पर आधी दुनिया तबाह कर सकता है। लेकिन हम इतने लेवल पर कैसे पहुंचे और ये सबमरीन्स कैसे इन्वेंट हुए हैं और सबमरीन्स 3-4 महीने तक समुद्र के नीचे कैसे रह सकती है और सबसे बढ़कर कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आज तक के ह्यूमन हिस्ट्री में सबमरीन सबसे ज्यादा डेडली वेपन है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Its destructive power, it threatens the world. A deadly game of stealth. An undeniable strategic deterrent. Nuclear warheads that can wipe out countries. हम ह्यूमंस हमेशा से अंडर वाटर जाने के तरीके खोजते आ रहे हैं। ये एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसमें वो बहुत बड़े ग्लास बैरल में पानी के नीचे जा रहे हैं और ये लगभग 2000 साल पुरानी बात है। फिर 1800 साल बाद लियोनार्डो दी विंची ने अंडर वाटर जाने वाली एक नाव का स्केच बनाया और इन्होंने ये बात सीक्रेट रखा था क्योंकि उनको पहले से ही डर था कि इंसान इस शिप का एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में इस्तेमाल करेंगे। फिर 1775 में एक डच साइंटिस्ट ने समुद्र के नीचे जाने वाली एक बोट बनाई जो कि कुछ ऐसी दिखती थी और इसे टर्टल बोट कहा जाता था और ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली सबमरीन थी। डच ने इस बोट को ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम वॉर में यूज करने की कोशिश की थी मगर ये डूब गई और सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। हालांकि 19th सेंचुरी में इस पर बहुत ही तेजी से काम हो रहा था। जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन इन्वेंट किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये हवा और फॉसिल फ्यूल्स को मिक्स कर एक प्रेशर क्रिएट करता था जिससे कि एक छोटा एक्सप्लोजन होता था और मशीन चलने लगती थी। जर्मन को एक आइडिया आया क्यों ना इसे अंडर वाटर सबमरीन में यूज किया जाए, फिर इस तरह शिप को अंडर वाटर समुद्र के नीचे चलाया जा सकेगा और जर्मन साइंटिस्ट ने इसी आइडिया पर पहला इन्वेंट किया सबमरीन ह्यूमन हिस्ट्री का। इन सबमरीन को यू बोट कहा जाता था लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम था, इन इंजन को एयर की जरूरत थी और अंडर वाटर में ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं और इसीलिए जर्मन सबमरीन को हर 48 घंटे में वापस ऊपर आना पड़ता था ताकि एयर आ सके और जैसे ही वो पानी के ऊपर आती थी वो डिटेक्ट हो जाती थी और जो सरप्राइज वाला एलिमेंट था वो एकदम से खत्म हो जाता था। पर ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाली थी। 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक टेक्नोलॉजी बूम आया। दुनिया के सुपर पावर्स एक से एक खतरनाक हथियार बना रहे थे जिससे कि वो अपने दुश्मनों को तबाह कर सके। अभी वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म हुए 20 साल भी नहीं हुए थे कि दुनिया में दोबारा एक और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। 1949 में शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें करोड़ों लोग मारे गए और वेस्टर्न वर्ल्ड लिटरली खंडर बनकर रह गया। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया और उसकी ये यू-बोट सबमरीन्स अमेरिका, यूके और सोवियत यूनियन के पास चला गया। इन तीनों कंट्रीज को ये पता था कि उनके हाथ बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी है क्योंकि एक बात तो साफ थी कि जिसको भी दुनिया पे डोमिनेट करनी है उन्हें इन समुद्रों पर कब्जा करना होगा और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद इन तीनों कंट्रीज ने सीक्रेटली सबमरीन टेक्नोलॉजी पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करना शुरू कर दिया। और इसी बीच 1940 से 1950 में साइंटिस्ट एटम को स्प्लिट करके न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कवर कर चुके थे और इस न्यूक्लियर एनर्जी की खास बात ये थी कि इस सारे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में एयर की जरूरत नहीं थी। 1950s में एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर हेमन रिकोवर के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो ये सबमरीन में यूज किया जा सकेगा और इस सारे प्रोसेस में एयर की भी जरूरत नहीं है, तो क्यों न ये न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन के अंदर लगाएं और हर 2 दिन के बाद पानी के ऊपर आने वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। उसने ये आइडिया अमेरिकन नेवी चीफ को बताया। अमेरिकन चीफ ने इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया कि वो न्यूक्लियर प्लांट सबमरीन के अंदर लगाकर रिकवर की आइडिया को टेस्ट करें और ऐसा ही किया गया और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा और अब सब कुछ बदल गया। सबमरीन को बार बार ऊपर आने वाली प्रॉब्लम पूरी खत्म हो गई और अब सबमरीन 20 साल तक अंडर वाटर रह सकती थी।
लेकिन जाहिर सी बात है इन सबमरीन्स में सोल्जर्स होते हैं और उनके खाने पीने का फूड स्टोर किया जाता है और इसकी वजह से हर 3 महीने बाद सबमरीन्स को ऊपर आना पड़ता है ताकि फूड सप्लाईज को रिस्टोर किया जा सके और नए सोल्जर सबमरीन्स में आ सके। न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की वजह से अब सबमरीन्स आसानी से महीनों तक समुद्र के डेप्थ में रह सकती थी, लेकिन सिर्फ अंडर वाटर रहना काफी नहीं था। सोनार टेक्नोलॉजी अभी भी इसे डिटेक्ट कर सकती थी। एक्चुअली ये एक तरह का डिवाइस होता है जो कि साउंड वेव्स के थ्रू पानी में चीजें डिटेक्ट कर सकती है और उस टाइम में सारे सुपर पावर्स कंट्रीज इतने एडवांस हो चुके थे कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबमरीन्स पर रबर टाइल्स कोट किया गया सो दैट सोनार के सिग्नल्स बाउंस ऑफ ना करें। इसमें बड़े बड़े पंखों का साइलेंट मोड इंजन बनाया गया ताकि पानी में बिल्कुल भी शोर पैदा ना हो और सिर्फ सबमरीन्स के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी साइलेंस का पूरा ख्याल रखा जाता है। सबमरीन्स के अंदर भी सभी चीजों पर रबर चढ़ा होता है ताकि जरा सी भी आवाज ना हो। सबमरीन्स के अंदर सोल्जर्स का बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। उन्हें एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है जिस पर उनकी फैमिली ईमेल भेज सकती है, लेकिन हर ईमेल को टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करती है, उसके बाद ही सोल्जर्स को डिलीवर किया जाता है। बेसिकली इसके पीछे का ये रीजन होता है कि वो ऑफिसर्स को ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सोल्जर की फैमिली में डेथ हो जाती है तो उसे ये न्यूज उसके शिफ्ट खत्म होने के बाद ही पता चलती है। यहाँ पर शिफ्ट 2 से 3 महीनों तक की होती है, तो देखा जाए तो ये काफी टफ ड्यूटी होती है। अगर हम वापस 70s और 80s में वापस आए तो सबमरीन अब बड़ी होती जा रही थी। अगर हम जर्मनी के यूसेफ सबमरीन को देखें तो अमेरिकन सबमरीन के कंपेयर में काफी ज्यादा छोटी थी। अमेरिकन सबमरीन अब काफी बड़ी होती जा रही थी। लाइक आप यहाँ से देख सकते हो कि कितनी बड़ी होती है। यहाँ किचन होती है और यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर और यहाँ क्रूज होते हैं और अगर आप ये नोटिस करोगे तो ये क्रूज कुछ ट्यूब्स के साथ होते हैं। इन ट्यूब्स में न्यूक्लियर मिसाइल होते हैं, यहीं से ये लॉन्च होते हैं। बेसिकली एक तरह की लॉन्चर्स हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन में इतने मिसाइल होते हैं कि वो पूरे अर्थ को तबाह कर सकते हैं, पूरे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर अब हम इन सबमरीन के ओरिजिनल पर्पस को देखें तो रिटेलिएटिंग ऑफ न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंट्री सपोज अमेरिका रशिया पे वॉर करता है, मतलब न्यूक्लियर अटैक करता है, तो रशियन सबमरीन समुद्र के नीचे किसी अननोन जगह पे होने की वजह से न्यूक्लियर स्ट्राइक सर्वाइव कर जाएगी और बदले में वो भी अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करेगी। और इन न्यूक्लियर सबमरीन को किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की ऑर्डर का वेट नहीं करना पड़ता है। सो सपोज कि अगर अमेरिका रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो रशियन सबमरीन से कमांडर्स किसी भी ऑर्डर का वेट करे बगैर वो वापस न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे अमेरिका पर। सबमरीन एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस है जिसकी वजह से कोई भी कंट्री फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक कभी नहीं करता है और इसी वजह से इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होने के बावजूद भी कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करता है। इन सबमरीन ने ही न्यूक्लियर वॉर को रोके हुए है। इस वक्त पूरी दुनिया में 6 कंट्री के पास ही इन सबमरीन हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, इंडिया, रशिया और चाइना शामिल है और इसी ये सारे कंट्रीज मिलिट्री जाइंट्स हैं। जमीन पर न्यूक्लियर वेपन होना पावरफुल है, जेट्स में न्यूक्लियर वेपन होना भी पावरफुल है, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में आप इस न्यूक्लियर बॉम्ब को देख सकते हैं और इन्हें डिटेक्ट करके टारगेट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन हो जो कि खामोशी से समुद्र में घूम सकती है तो आपको एक जबरदस्त सरप्राइज एलिमेंट एडवांटेज मिलता है। इन सबमरीन का एक और भी फायदा है कि जासूसी के लिए भी बहुत ही अच्छी है। आई एम श्योर कि आप सब जानते होंगे कि इस टाइम पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन अंडर वाटर केबल्स की वजह से ही होती है। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं बल्कि मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए भी ये यूज की जाती है। ये समुद्र में उतना नीचे होता है कि कोई भी जाने की सोच नहीं सकता सिवाय सबमरीन के। 1970s में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने नेवी के साथ मिलकर प्लान किया कि रशियन कम्युनिकेशन केबल्स को पैसिफिक ओशन के नीचे ढूंढकर टेप किया जाए। सबमरीनर्स की एक टीम इस एरिया में भेजी गई। अप्रोक्स 1200 मीटर इस एरिया में एक केबल मिली जो कि सोवियत यूनियन की एक मिलिट्री बेस से कनेक्ट थी। अमेरिकन ने उस केबल पर टेप रिकॉर्डर लगा दिया और अब वो रशियन की सारी बातें सुन सकते थे। रशियन सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कोई भी कर सकता है। अमेरिकन ने इस प्लान को काफी स्मार्टली एग्जीक्यूट किया, लेकिन सिर्फ इसमें एक दिक्कत थी कि ये टेस्ट बहुत ही जल्दी फट जाती थी और हर महीने सबमरीनर्स को जाकर पुरानी टेप को निकाल कर नई लगानी पड़ती थी और ये सिलसिला लगभग 9 साल तक चलता रहा। सोवियत यूनियन की सारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी अमेरिकन के पास पहुंचती रही। फाइनली अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर ने $35,000 में ये सारे इंफॉर्मेशन रशियंस को बेच दी और फिर रशियंस ने ये टेप रिकॉर्डर पकड़ लिया। आज भी कंट्री समुद्र के अंदर फाइबर केबल को टेप करते हैं। अगर आप एक CIA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन की ये रिपोर्ट देखेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी।
खैर अगर हम सबमरीन से डिस्ट्रक्टिव पावर पर आए तो ये हाई क्लास सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स होती है। हर एक मिसाइल के ऊपर ऐसे बोन हेड शेप्स होते हैं। जब भी ये मिसाइल लॉन्च होता है सबमरीन से तो ये ऐसे फुल स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आती है और उसके बाद मिसाइल का इंजन ऑफ हो जाता है और फिर ये कोन से बोन हेड मिसाइल से निकलकर जमीन पर अपने टारगेट पर पहुंचता है। इन सबमरीन से निकली की मिसाइल की पावर जापान में गिरने वाली एटम बम से 12 टन्स पावरफुल होता है और ऐसे 24 मिसाइल्स एक सबमरीन कैरी कर सकता है। हम इंसानों ने ऐसी क्लाउड वेपन बना दी है जो पूरे अर्थ को एक पल में तबाह कर सकता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी इंफॉर्मेटिव आगे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियोस के साथ। धन्यवाद।